हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, जिससे ये मान के चलो कि रीट 2020-21 में प्रश्न आना निश्चित है। दोस्तों, अगर प्रश्न नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस टॉपिक से। ये मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने चारों रीट सीटेट जितने भी टीचर संबंधित एग्जाम है वो उठा के देखे, और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से प्रश्न टच था। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा, और इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा रीट 2020-21 में, जब भी प्रश्न एग्जाम होगा। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखना। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसको हम देखेंगे और मैं साथ को साथ समझाता जाऊँगा। लेकिन ये बात आप क्लियर कर लेना कि इस टॉपिक से एक प्रश्न रीट में आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर नहीं आएगा प्रश्न तो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये मैं इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब प्रश्न आएगा। तो आप इधर ध्यान देना। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा ध्यान रखना, मैं मनोविज्ञान का यहाँ पे आपको क्रेश कोर्स तो करवा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ में क्या अद्भुत ट्रिकें बता रहा हूँ, जिससे क्या आपको डायरेक्ट एग्जाम में जैसे आप पेपर खोलोगे ना, तो आपको सीधी ट्रिक याद आ जाएगी कि इसकी ट्रिक कल और मैंने ट्रिक बताई थी ना, के जी वाली ट्रिक, डायरेक्ट याद आ जाएगा। के फोर क्या होता है? क्रो एंड क्रो, किशोरावस्था। जी फोर होता है गर्भकाल। और फिर मैंने बताई बाबू पीपी, तो बाबू क्या हो जाएगा? बर्क। और पीपी का मतलब पूर्व और परिपक्वता। तो ऐसी जो ट्रिक है ना, ये अद्भुत ट्रिक है। जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, हम बिना समय गवाए इधर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो इधर ध्यान देना। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सब जने ध्यान से देखना। ये क्या लिखा हुआ है? देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ना, एक क्वेश्चन रीट 2020-21। दोस्तों, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। चारों दो रीट, दो आरटेट पेपर उठाए, सीटेट के पेपर उठाए, और मैंने अदर स्टेट के जितने भी एमपी टेट यूपी टेट उसके पेपर उठाए, और मैंने देखा तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला कौन सा, विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत, इससे हर बार प्रश्न कहीं न किसी रूप में पूछा गया था। कभी किसी रूप में पूछ लेगा, कभी किसी रूप में पूछ लेगा कि एक परिवार में माता पिता, तो एक माता आईएएस है, पिता आईपीएस है, और उसका बच्चा चोर बन गया। कौन निम्न में से कौन से सिद्धांत के अनुसार है? लोगों को न तो हवा लगी न धुआं, कुछ भी नहीं लगा उनको। तो इधर ध्यान देना, ऐसे हम बात करेंगे इस पर। आइए दोस्तों, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीजमैन, ये है बीज कोषों का सिद्धांत। पहला क्या है? देखो, पहले सिद्धांत की बात करें हम, बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों का सिद्धांत, अब ध्यान देना। देखो, बीज का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो आप। अभी आप खेत पे जाते हो, क्या बोलते हो? बीज बो दो तो क्या लगेंगे? फल लगेंगे। इसका मतलब हुआ बीज। बीज क्या है? बीज का मतलब क्या हुआ? जनन द्रव्य। जनन द्रव्य का मतलब कि उसकी जो भी बीज है उसकी मूल शक्तियाँ हैं उसमें निहित हैं, तो जनन द्रव्य है। इसको हम क्या बोले? बीज में देखो, बीज में होता क्या है? बीज में जनन द्रव्य तो होता है। तो ये बीज में क्या आ गया? देखो, जनन द्रव्य हो गया। और क्या जनन द्रव्य मर जाता है क्या? कभी नहीं मरता। आम बरसों से पहले थे और आम आज भी हैं। खजूर पहले भी थे, खजूर आज भी है। इंसान बहुत पहले थे और आज भी हैं। तो ये क्या रहता है? अमर रहता है। अब जो अमर रहेगा वो खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो वो निरंतर चलता रहता है ना। देखो, आज के हजारों वर्ष पहले भी पेड़ पौधे थे और आज भी है, इसका मतलब क्या हो गया? ये निरंतर हो गया। तो दोस्तों ध्यान देना, इसके बारे में बता दूं आपको। देखो, ये बीज में ये है ना, बीज कोषों का सिद्धांत किसने दिया था? बीज कोषों का सिद्धांत जो है ना, बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने क्या किया था? बीजमैन ने जो प्रयोग किया था चूहों पर, उसने क्या किया कि बहुत सारे चूहे पाले, और जैसे चूहे पाले और चूहे की जो संतान होती थी ना, चूहे का बच्चा था ना, चूहिया, तो उसकी क्या करता था? वो पूंछ काट देता था। फिर उस चूहिया के कटी पूंछ की जो चूहिया है ना, उसके क्या होंगे? बच्चे होंगे, तो उसकी पूंछ काट देता था। ऐसे इसने कई बार तक 20-25 पीढ़ी तक किया। लेकिन इसने ये देखा कि जब भी नई चूहिया आती है ना, तो उसकी वापस पूंछ आ जाती है। अब बेचारा टेंशन में आ गया कि इतने सालों से अगर मैं इनकी पूंछ काट रहा हूँ ना, इनकी पूंछ किसी काम में नहीं ले रहा हूँ ना, तो क्या पूंछ अगली पीढ़ी में ख़त्म होनी चाहिए? लेकिन ख़त्म हुई नहीं। अब ख़त्म नहीं हुई तो क्या, माता पिता से जो गुण है ना, वो क्या अपनी संतानों में निरंतर आ रहे हैं, इसलिए तो इसको निरंतरता का सिद्धांत कहा इसने। और मर नहीं रहे। देखो, गुण पूंछ कट संतान में नहीं आती तो हम बोलते हो मर गई, यानी अमर नहीं रही। तो वो अंबर थी और वो जनन द्रव्य में थी। ठीक है ना? तो अब ध्यान देना। देखो, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये फोगोट की बातें कुछ नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे पहला प्रश्न तो क्या पूछा जाएगा? विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से ये 6 सिद्धांत जो लिखना दोस्तों, ये 6, इनमें से ध्यान देना, कोई एक ऐसा सिद्धांत देगा जो इससे संबंधित नहीं होगा, बाकी 3 तो होंगे। बस प्रश्न हर बार यही उठा है इससे। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न इससे ये पूछेगा कि आपको दे देगा, देखो, जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था?
फिर तो न तो हवा लगेगी ना धुआं लगेगा वहाँ पे। अब आपको देखो बीज, ये बीज कोशिका दे देगा तो आप पहचान लोगे कि बीज मैंने दिया था। तो इधर समझना दोस्तों इसको, ये सिद्धांत जो है ना बीज कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था हमारा बीजमैन ने। ये सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने। एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, बीजमैन। और इसने प्रयोग किस पर किया था, ये भी देखो प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बीजमैन का सिद्धांत तो बीजमैन ने दिया था, लेकिन उसने प्रयोग किस पर किया था, कबूतर पर, कुत्ते पर, मछली पर, और फिर अंतिम ऑप्शन हो जाएगा चूहे पर। तो फिर आपको हवा लगेगी ना धुआं, और ये क्या आ जाएगा, चूहा, ठीक है ना। चूहे पर इसने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो दोस्तों प्रश्न कैसे आएगा कि विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो उसमें पहला सिद्धांत देखो ये भी आ सकता है, जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, यह आ जाएगा। उसमें कोई एक और ऑप्शन में होगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना, ये पहला सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते चलो। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, केवल इतना सा याद रखना है कि विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत में से बीजमैन का सिद्धांत है, जनन द्रव्य का सिद्धांत है, अमरता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। फिर आगे आइए, इसमें आगे जो इसमें देखो अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जित गुण के संक्रमण का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत देने वाले थे लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला, लेमार्क ने ये बोला कि देखो साहब, पहले जो ये जिराफ हुआ था ना, जिराफ की गर्दन और ऊँट की गर्दन दोनों की एक जैसी गर्दन रहा करती थी। लेकिन हुआ क्या कि अब ऊँट तो बेचारा कुछ किया ही नहीं उसने तो, लेकिन जिराफ ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। उसने क्या किया, उसने जो नीचे की पत्तियां थी ना उसको छोड़ के वो क्या करता, वो जो ऊपर की पत्तियां, शुद्ध पत्तियां खाने की कोशिश करता था। जैसे जैसे ध्यान देना हो, जैसे जैसे वो शुद्ध पत्तियां खाने की कोशिश करता था, उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संतानें जो होती थी ना, उनकी गर्दन भी लगातार बढ़ने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता से बच्चों में जो गुण है ना वो क्या हुए, स्थानांतरित हुए, संक्रमण हुआ उनका। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इधर ध्यान देना, ये किसने दिया था, ये जो है ना अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत जो दिया था ना, सिद्धांत देने वाले का नाम है लेमार्क। ये लिख दिया मैंने, देखो लेमार्क। किसने दिया था ये सिद्धांत, लेमार्क। याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से आ सकते हैं। पहला तो मिल जाएगा देखो जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजमैन, दूसरा मिल जाएगा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत लेमार्क, और इसमें मिल जाएगा मौलिक गुणों का सिद्धांत। ये ऐसे कुछ मिल जाएंगे, इसको उल्टा उल्टा कर देंगे, कई बार प्रश्न आ चुका है ये। तो इधर ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया ना। इसने किस पर प्रयोग किया था, जिराफ की गर्दन पर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं जिराफ, किस पर प्रयोग किया था, जिराफ पर। और जिराफ की गर्दन, जिराफ पर कैसे प्रयोग किया था कि जिराफ की गर्दन पहले तो ऊँट के समान थी, लेकिन बाद में बढ़ने लगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है ना। अब आगे आ जाइए यहाँ पे, ये है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत देने वाले कौन है, तो मौलिक गुणों का जो सिद्धांत है ना, ये मेंडल ने दिया था। मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे लगाए, मटर के पहले पौधे लगाए, फिर क्या किया उन्होंने एक कुछ पौधे लिए लंबे, कुछ लिए बोने, दोनों को एक साथ लगाया। तो हमें ऐसी लंबाई के पौधे प्राप्त हुए जो न तो बिल्कुल छोटे थे न बिल्कुल मोटे थे, मतलब लंबाई में पर्याप्त थे, बीच की लंबाई के प्राप्त हुए। तो उन्हें बोले औसत संकर वाले पौधे। फिर उनको वापस लगाया ना, तो फिर क्या हुआ कि जो अगली तीसरी पीढ़ी आ रही ना, तीसरी पीढ़ी में ध्यान देना, कुछ तो पौधे लंबे हो गए और कुछ क्या हो गए, बोने रह गए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या समझाया, इसका मतलब ये समझाया कि पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के गुण समान होते हैं। समान का मतलब ये होता है कि पहली पीढ़ी में जो गुण है वो तीसरी पीढ़ी में वापस रिपीट हो जाते हैं। यही बात इन्होंने बताई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो प्रश्न कैसे आया था, एक बार स्टेट में प्रश्न आया था कि दादा के गुण पोते में तथा दादी के गुण पोती में जाना कौन से सिद्धांत को बताता है। तो अब देखो ये कौन से सिद्धांत को बताता है, ये मौलिक गुण के सिद्धांत को। मौलिक गुण के सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। प्रयोग किस पर किया था, इस मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर प्रयोग किया था इसने, ठीक है। और क्या बताया था कि इसने ये बताया था कि देखो क्या बताया था इसने, पहली पीढ़ी के जो गुण है ना वो दूसरी में तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन किस में हो जाएंगे, तीसरी में रिपीट हो जाएंगे। तो पहली पीढ़ी के गुण किस में आ जाएंगे दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में। इसका मतलब हुआ कि दादा दादी के गुण किस में आएंगे, पोते पोती में आएंगे। बस इतनी सी सिंपल बात है इसने, और फोकड़ी बात कुछ नहीं बोली इसने। फिर ध्यान रखना, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना और रीट का पेपर उठा के देख लेना कितनी बार इससे प्रश्न आया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। अच्छा, सोरेनसन ने क्या बताया था, उसने साहब ये बात बताई थी कि देखो जैसे माता पिता होंगे उसी के सम्मान, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये प्रतिमान का मतलब होता है, प्रतिमान का मतलब होता है आकृति, मॉडल,
प्रतिरूप, स्वरूप, रूप, आकार, इतने मतलब होते हैं इसके। तो ये क्या है, देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि साहब मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, और पशु के पशु पैदा होगा, मछली के मछली पैदा होगी, कुत्ता के कुत्ता ही पैदा होगा। इसका मतलब ये क्या है, समान आकृति वाले जीव अपने ही समान क्या करेंगे, जीवों को उत्पन्न करेंगे। देखो बहुत सी, अरे इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि एक कबूतर अपने ही समान एक कबूतर के बच्चे को जन्म देता है, अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, किस सिद्धांत का, ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो ये समान प्रतिमान के सिद्धांत को फॉलो करता है। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ये यहाँ पे लिख दूं मैं सोरेनसन, ये लिख रहा हूँ देखो सोरेनसन, ठीक है सोरेनसन। फिर आगे आ जाते हैं इसमें, देखो ये प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का सिद्धांत। प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का सिद्धांत ये क्या कहता है, तो साथियों ध्यान ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, इसमें हवा न लगेगी न धुआं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा आपके। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान देना। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का मतलब होता है कि जो होना चाहिए उसके बिल्कुल उल्टा हो जाना। हमारा क्या, देखो जैसे कि हमारा होना तो क्या चाहिए था, रीट में सिलेक्शन। हम तो ये सोच के बैठे थे कि हमारा तो 2020-21 में रीट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, प्रत्यागमन, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है उसके। हमने तो सोच रखा था सिलेक्शन होगा, लेकिन वही नहीं। तो अभी आगे देखिए इसको, प्रत्यागमन या विपरीत गुणों का जो सिद्धांत है ना, इसमें ये सिद्धांत हमें यही बताता है, प्रत्यागमन ध्यान नहीं, मानसिक क्रिया से संबंधित है। ये किससे, मानसिक क्रिया से संबंधित है, मानसिक क्रिया से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक क्रिया से संबंधित है, इसका मतलब ये होता है साथियों कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ध्यान रखना, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता से संतान में बिल्कुल विपरीत गुण आ जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि पिताजी तो बहुत ईमानदार है और उनका बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल ही बेईमान यानी डाकू चोर हो जाता है, तो ये क्या होता है, विपरीत गुण आते हैं। और कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि उनके पिताजी तो मतलब पिताजी तो बहुत खराब है, डाकू हैं, चोर हैं, लेकिन उसका पुत्र जो है ना वो क्या, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये क्या हो रहा है, उनकी मानसिक क्रियाएं तो है, देखो वो तो हम जो चोरी ये वगैरह करते हैं ना, तो ये मानसिक क्रिया से तो करते हैं, हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम चोरी करने चले तो डाकू बन जाते हैं, कहीं पे लूटपाट करते हैं, तो किससे करते हैं, मानसिक क्रिया से तो करते हैं ना। अब इसका मैं लेटेस्ट उदाहरण दे दूँ आपको, बहुत अच्छा, लेटेस्ट तो क्या बहुत अच्छा उदाहरण दे दूँ जो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो उसका उदाहरण है, देखो हिरण्यकश्यप के है ना प्रहलाद का जन्म होना। अब देखो वो तो क्या था, एक मतलब भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन प्रहलाद तो बिल्कुल भगवान को मानता था। तो ऐसे ऐसे इसके कई उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मानसिक क्रिया से संबंधित है, ये भी आपको समझ में आ गया। लास्ट में असमानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत ये है शारीरिक क्रिया से, किससे, ये शारीरिक शारीरिक क्रिया से संबंधित है, ये शारीरिक क्रिया से। तो दोस्तों शारीरिक क्रिया से कैसे, देखो शारीरिक क्रिया से आपने देखा होगा, जैसे किसी किसी के देखो पिताजी तो बेचारे क्या है, बिल्कुल दुबले पतले और कद में भी छोटे, लेकिन उनके संतान जो होती है ना, उनका पुत्र बिल्कुल ऊंट की तरह लंबा और हाथी की तरह चौड़ा। तो अब क्या हुआ इसमें, शारीरिक क्रिया तो देखो, शरीर की क्रिया तो हुई, हुई कि नहीं हुई, शरीर की क्रिया हुई। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ सकता है कि एक एक परिवार में पिताजी की लंबाई तो इतनी फीट है और उनका वजन इतना किलोग्राम है, लेकिन उनके पुत्र का वजन उससे पिता से ज़्यादा ही होगा, ध्यान रखना। तो ये कौन से सिद्धांत का कथन है, तो ये है हमारे असमानता का सिद्धांत। दोस्तों ये बात आप अच्छे से सोच लो कि इस बार रीट में समय बहुत ज़्यादा मिल चुका है आपको। आप ये मत सोचना कि पिछली बार रीट के जितने चारों पेपर आए ना लेवल वही हो सकता है, या फिर ऐसा कि नहीं इतने टफ पेपर में आया नहीं तो अब भी नहीं आए। इस बार मनोविज्ञान का हर बार पेपर टफ आता है और इस बार भी आ सकता है, इसकी कोई आप ये नहीं कह सकते हो। पिछली बार का पेपर उठा के देखना मनोविज्ञान का, अगर 30 में से 30% हवा नहीं लगी थी उस समय, अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान है ना उसके 30 में से 30% नहीं आए थे उस समय। तो इसलिए मनोविज्ञान का प्रश्न जो पेपर आता है ना 30% वो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के आते हैं, मैं ये नहीं कहता कठिन आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। और अगर आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है बहुत सटीक, ये आप पढ़ो ना तो इसको ध्यान रखना 10 घंटे की क्लास ले ले इस पर लोग भाग, लेकिन हम बहुत सटीक, मैंने आपको 10 मिनट में 10-12 मिनट में सटीकता से क्या किया, आप सब प्रश्न को कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करोगे, आप लाइक करोगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। यदि आप अपना रीट में सिलेक्शन करवाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे को यही रीट जो आ रही है इसमें क्लियर करनी है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लोगे और इसके जितने भी वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक देखोगे। और मैंने कई अभ्यास प्रश्न करवा दिए उनको ध्यान से करोगे। दोस्तों इसका आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इसमें से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। विकास के वंशक्रम संबंधित सिद्धांत, ये 6 सिद्धांत है, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं, पहला तो प्रश्न किया जाएगा। तो समझ में आ गया, पहला प्रश्न तो कौन सा आ जाएगा, इनमें से कौन सा सिद्धांत है या नहीं, सत्य है या नहीं में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें कौन सा आ जाएगा, दूसरा प्रश्न आएगा इसमें ये सिद्धांत दे देगा आपको। देखो बीज कोशों का सिद्धांत, या तो फिर पूछ लेगा कि किसने, मतलब बीज मैंने दिया था, बस ऐसे दे देगा। और इसमें दे देगा कि देखो मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल। तो इसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है या सही सुमिलित नहीं है, और यह पूछ लेगा कि किस में से प्रयोग है। 3 प्रश्न आ सकते हैं इसमें से, चौथा प्रश्न आएगा ही नहीं, या चौथा भी आएगा तो उस कंटेंट के अंदर से आ जाएगा। मतलब इस पूरे पेज से 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, 4 ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।